हेलो क्लास, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों को डे वन वाली शीट मिल चुकी होगी एंड ये लेक्चर में डे वन का जो भी सॉल्यूशन है वो हम देखने वाले आपको पता होगा कि डीआईसीएस की तरफ से डेली आपको एक अब शीट मिलने वाली है जो आपकी सी सेट की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डे वन में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस थे एंड आगे जो भी शीट मिलेगी आपको नेक्स्ट मे बी 8 या 9 दिन तक वो सारी की सारी नंबर सिस्टम की होने वाली है। आपको भी पता है कि नंबर सिस्टम आपकी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड नंबर सिस्टम में से भी अलग अलग टॉपिक्स वाइज अलग अलग क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए। बट ये जो भी शीट आपको मिले वो शीट आप ट्राई करना कि विद इन 20 मिनट्स आप सॉल्व कर पाओ। एक टाइमर लगा के बैठना कि आपको आपकी एक्यूरेसी भी पता चले एंड आपको आपकी स्पीड भी पता चले। अपने शीट के नीचे मैंने आंसर पहले से रखे हुए थे ताकि बच्चों को अगर ये सॉल्यूशन ना देखना हो उनके आंसर्स आ जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं। बट अगर मान लो कि क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसके लिए आप ये सॉल्यूशन देख सकते हो। डन। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन डे वन। अब डे वन में 10 क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के ही थे। एक एक करके अलग अलग क्वेश्चंस देखते एंड अगर मे बी कोई टॉपिक सीखने लायक लगे या तो थोड़ा डिटेल में पढ़ने लायक लगे तो मैं यहीं पे आपको वो पढ़ा भी दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर वन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पहले मैं आपको बोला है कि वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो इन शॉर्ट पहली बात यहाँ पे हमको ये पता चली कि आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये मिला, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट इज प्राइम नंबर वो आपको पता होना चाहिए। डन। तो यहाँ पे बस खाली मैं साइड में लिख रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में पूरा समझते हैं। सेकंड, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या वो तो आपको पता ही है। P इंटू क्यू इज इवन, देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन। मतलब आपको इवन नंबर का मतलब क्या, ऑड नंबर का मतलब क्या वो पता होना चाहिए। डन। एंड लास्ट में यहाँ पे एक वर्ड दिया है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। डन, क्लियर। चलो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो सबसे पहले आप ये जानो कि प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है। सिंपल अगर मैं थोड़ी स्पीड से आपको बता दूं तो प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जिनके ऑलवेज दो फैक्टर्स हो। ऐसे नंबर जिनके ऑलवेज दो फैक्टर्स हो, दो से ज्यादा भी नहीं दो से कम भी नहीं। ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर्स हो गए उन्हीं को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। मतलब ऐसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो एंड एक से डिवाइड हो वो सारे नंबर प्राइम नंबर है। अलग लैंग्वेज में बोले तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा नंबर जो बस खाली एक के टेबल में आए और जो नंबर दिया था वो नंबर खुद अपने टेबल में आए उसी को आप बोलोगे प्राइम नंबर। बट अगर आपको एग्जाम्पल्स लिखने हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अपने पास एक नंबर था 5। तो 5 के फैक्टर कौन कौन से बनेंगे। 5 के फैक्टर एक बनेगा 1 एंड सेकंड 5। सेम एज अगर आपको बोले कि फैक्टर ऑफ 7 कौन कौन से होंगे 1 एंड 7। सिंपल। अगर आपको बोले फैक्टर ऑफ 13 तो फैक्टर कौन कौन से होंगे 1 एंड 13। मतलब प्राइम नंबर्स के जो भी फैक्टर्स है वो दो हो गए एंड दो कौन से हो गए वो भी पहले से ही फिक्स है। पहले से फिक्स क्या है कि दो फैक्टर में कोई भी एक फैक्टर ऑलवेज 1 होगा एंड सेकंड फैक्टर नंबर इट सेल्फ। बट अगर आप एक की बात करो, आप बात करो एक की, तो बस के लिए आप लिखो कि फैक्टर ऑफ 1, फैक्टर ऑफ 1। और फैक्टर ऑफ 1 कितने हो गए, एक इनके टेबल में आएगा, एक बस खाली एक के टेबल में आएगा। तो एक के फैक्टर्स कितने बने, एक का फैक्टर बस खाली एक ही होगा। इसका सिंपल लॉजिक कि जो एक था ना वो प्राइम नंबर तो नहीं है। डन। एंड अगर कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर हो, कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर हो या तो डिविजिबल नंबर हो, इसका मतलब कि जो भी फैक्टर्स हो गए वो कितने होने चाहिए, फैक्टर्स मोर देन 2 होने चाहिए। मतलब दो से ज्यादा फैक्टर हो उनको आप बोलोगे कंपोजिट नंबर एंड दो फैक्टर हो उनको आप बोलोगे प्राइम नंबर। बट ऐसा नंबर जिनका बस खाली एक ही फैक्टर था वैसा नंबर कितने मिलेगा अपने को, बस खाली एक ही तो मिलेगा। इसका सिंपल लॉजिक कि एक न्यूट्रल है, एक प्राइम भी नहीं है एक कंपोजिट भी नहीं। तो ये फर्स्ट वाला जो भी स्टेटमेंट अपने पास था वो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। डन। सेकंड में आपको बोला है कि जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये भी है
कि जीरो कभी प्लस में भी नहीं होता, जीरो कभी माइनस में भी नहीं होता, जीरो ऑलवेज प्लस एंड माइनस में न्यूट्रल होता है। डन। आप ऐसे मत समझना कि सर मैंने यहाँ पे बस खाली ऐसे जीरो लिखा है, जीरो के आगे कोई साइन है नहीं तो यहाँ पे प्लस गिना, नहीं। अगर मान लो कि बस खाली दो लिखे होते एंड दो के आगे कोई भी साइन ना होता तो आप बोल सकते हो कि ये जो दो था ना वो प्लस था, मतलब +2 था। बट खाली जीरो लिखा हो तो जीरो के आगे आप प्लस भी काउंट नहीं कर सकते, माइनस भी काउंट नहीं कर सकते, जीरो प्लस एंड माइनस में न्यूट्रल है, मतलब जीरो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सेकंड वाला स्टेटमेंट भी अपना सही है। उसके बाद थर्ड में आपको बोला है कि P इंटू क्यू इज इवन, मतलब आप कोई भी दो वैल्यू ले लो, एक वैल्यू P एंड सेकंड वैल्यू Q, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ऑलवेज कैसा मिलना चाहिए, इवन मिलना चाहिए। इफ P इंटू क्यू इज इवन देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन, मतलब P एंड Q को आप इवन लोगे तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई इवन होना चाहिए। तो मान लो कि यहाँ पे आपने एक इवन नंबर लिया 6 और एक इवन नंबर आपने लिया यहाँ पे 8, 6 8 जा कितना होगा 48। तो ये बात तो यहाँ पर सही हो रही है कि आप दो इवन नंबर का मल्टीप्लाई करो तो जो आपको आंसर मिला वो भी नंबर कैसा बना, इवन बना। बट इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो आपने पी की जगह पे कोई एक ऑड नंबर लिया, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे पी की जगह पे लिया 3, 3 एक ऑड नंबर है, एंड कोई भी एक इवन नंबर ले लो, जैसे एक इवन नंबर लिया यहाँ पे 6, तो आप 3 इंटू 6 इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर क्या मिलेगा, तो भी आपका जो भी आंसर मिलेगा वो कौन सा होगा, इवन नंबर ही तो होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो लॉजिक लिखा है कि इफ P इंटू क्यू इज इवन देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन, ऑलवेज वर्ड यहाँ पे गलत लिखा है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा। डन। ये भी पॉसिबल है कि P या Q दोनों में से कोई एक नंबर ऑड नंबर हो, बाकी का एक नंबर इवन नंबर हो, तो भी दोनों का मल्टीप्लाई इवन ही मिलेगा। सिंपल। तो यहाँ से अपने को पता चला कि ये थर्ड जो स्टेटमेंट था वो गलत था, बाकी ये फोर्थ स्टेटमेंट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये भी बिल्कुल सही है। डन। नंबर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बाकी नॉर्मल इतना बेसिक तो सबको पता है कि √2 इरेशनल नंबर है, बाकी 1 प्राइम भी नहीं, कंपोजिट भी नहीं। तो ऐसे जो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गए ना वो थोड़े फटाफट हटा देंगे, बिकॉज अपना मोटिव यही है कि आपको सॉल्यूशन मिले। बाकी जो भी आप क्लास में पढ़े हो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इफ A एंड B आर प्राइम which of the following cannot be the sum of A and B where A and B are distinct prime number। A and B अलग अलग प्राइम नंबर हो गए तो बस आपको ये बोला है कि A and B का टोटल क्या पॉसिबल नहीं है। डन। बट आपको पता होना चाहिए कि टोटल अपने पास प्राइम नंबर कितने। अच्छा हम बात करें 1 to 100 में, 1 to 100, 1 to 100 इन दोनों के बीच में टोटल प्राइम नंबर्स कितने होंगे। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर अपने पास एक था 2, बिकॉज जो एक था ना वो तो प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है। डन। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर अपने पास 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। तो देख लो ये नंबर टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने नंबर्स आपको मिले 1 to 100 टोटल नंबर्स हुए 25। तो 1 to 100 में एग्जैक्ट 25 प्राइम नंबर्स थे। याद रखना आगे वाले कोई ना कोई क्वेश्चन में काम लगेगा। डन। एंड अगर बात करें बस खाली 1 to 50, 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने, तो आप आराम से गिन सकते हो यहाँ पे,
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 25 में से 10 को हटाओगे तो 1 to 50 में प्राइम नंबर्स कितने मिलेंगे? 15 प्राइम नंबर्स। एंड सेम एज अगर आप काउंट करोगे 1 to 100 तो टोटल कितने मिलेंगे? 25 प्राइम नंबर्स। ये दिमाग में रखना, आगे काम आएगा कहीं ना कहीं पे। अब क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ ए एंड बी वेर ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। बस आपको ये जो भी नंबर दिए ना, वो नंबर में से आपको ये टोटल बनाना है, टोटल फॉर्म करना है। देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर मुझे 10 चेक करना हो तो 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो ये 10 तो पॉसिबल है। डन। अगर मान लो कि मुझे चेक करना हो, सॉरी कोई भी दो नंबर लेना, चलो कोई भी दो नंबर लेते हैं, कोई भी दो नंबर लेना है। मान लो कि यहाँ पे 10 था, तो आप 7 + 3 करोगे तो 7 + 3 10 हो जाएगा। सही है। मान लो कि यहाँ पे आपको 14 लेना हो तो 14 की जगह पे आप 11 + 3 कर सकते हो। 11 and 3 14, तो 14 भी पॉसिबल है। मान लो कि यहाँ पे आप चेक करना चाहते हो 28, तो टोटल 28 करना हो तो आप क्या नंबर लोगे? जैसे मान लो कि यहाँ पे अपने पास एक नंबर था 17, अब 17 में 11 प्लस करोगे तो भी 28 आ जाएगा। बट अब चेक करना है कि 6 पॉसिबल है कि नहीं। इसमें से आप कोई भी नंबर ले लो, टोटल आपको 6 करना है। अब टोटल आपको 6 करना हो तो नंबर 6 से छोटे होने चाहिए। मतलब अपने पास ऑप्शन कौन कौन से बचे? 2, 3 और 5। अब कितना चाहे टोटल कर लो, 2, 3, 5 में से कोई भी दो नंबर लेके टोटल 6 बना ही नहीं सकते। तो सिंपल लॉजिक, अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा 6। कि ए एंड बी दोनों अगर अलग अलग प्राइम नंबर्स हो गए तो दोनों का टोटल कभी 6 पॉसिबल नहीं है। बाकी 10 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। सिंपल क्वेश्चन। डन। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ एन इज अ नेचुरल नंबर देन रूट एन इज। अगर एन नेचुरल नंबर होगा तो रूट एन की वैल्यू क्या होगी? अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है। अगर नॉर्मल वे में बात करूं, ज़्यादा डिटेल में नहीं, तो नेचुरल नंबर में आप एक सेट बना सकते हो कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। ये आपको पता है, एंड इतना बेसिक में जाने की अपने को अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज अब क्लास में ये सब पढ़े हो। अगर मान लो कि आप रूट एन की जगह पे, मतलब एन की जगह पे आप 1 ले लो तो रूट 1 लिखोगे। एन की जगह पे 2 ले लो तो आप रूट 2 लिखोगे। एन की जगह पे मान लो कि आपने 3 काउंट किया तो रूट 3 लिखा। √4, √5, ऐसे आप लिखोगे आगे। डन। ऐसे ये नंबर आगे कंटिन्यू होता जाएगा। आपने किया क्या कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन रूट n इज, तो n की जगह पे बारी बारी से आप कोई भी नेचुरल नंबर रख के देख लो, ये चार में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। √1 की वैल्यू क्या मिलेगी? √1 की वैल्यू आपको मिलेगी 1। √2 की तो कोई प्रॉपर वैल्यू आएगी नहीं, बट √2 की जो भी आपको वैल्यू मिले वो नंबर कैसा बनेगा? वो नंबर बनेगा इरेशनल नंबर। बाकी इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1.41 समथिंग, आगे कुछ ना कुछ ये नंबर्स आगे बढ़ते ही जा रहे। बट ये जो भी नंबर बनेगा, ये नंबर कैसा बनेगा? इरेशनल नंबर। डन। सेम एज √3 की वैल्यू भी क्या बनेगी अपने पास? इरेशनल बनेगी। √4 की वैल्यू क्या बनेगी? 2। एंड √5 आंसर पॉइंट में होगा एंड वो कंटिन्यू होगा, तो इसका आंसर भी जो भी मिलेगा अपने को वो कैसा होगा? इरेशनल होगा। इन शॉर्ट, आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो एंड उनका आप रूट निकालो, तो अलग अलग अपने पास दो पॉसिबिलिटी है। या तो आपको जो आंसर मिला वो खुद अपने आप में एक नेचुरल नंबर ही हो, जैसे ये एक था वो नेचुरल नंबर था, यहाँ पे जो दो मिला वो भी अपने को नेचुरल नंबर ही मिलेगा। एंड इनको हटा के बाकी के जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो सारे नंबर्स कौन से होंगे? इरेशनल होंगे। तो अपना आंसर इसमें सिंपल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए लिखा है, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो ये ऑलवेज तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, दो तीन कंडीशंस में यहाँ पे हमने देखा कि आंसर में नेचुरल नंबर मिलता है, बट ऑलवेज नहीं। रैशनल तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, इरेशनल हो सकता है। तो सिंपल आपका आंसर क्या होगा? इधर अ नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर। मतलब या तो रूट एन की वैल्यू एक नेचुरल नंबर होगी, या तो रूट एन की वैल्यू एक इरेशनल नंबर होगी। सही है। चलो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है एंड ऐसे क्वेश्चन सी सेट में बहुत आते हैं, वो आपने देखा भी होगा पीवाई क्यूज में।
क्वेश्चन में आपको बोला कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर्स पी एंड क्यू बोथ ग्रेटर देन वन विच आर को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब आपको पता होना चाहिए, पहले को प्राइम का मतलब पता होना चाहिए। प्राइम नंबर तो आप पढ़े ही थे, को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है। को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 मिले, वो ऑलवेज एक दूसरे के को प्राइम नंबर होंगे। डन। बट अब आप कंडीशन समझो कि अगर आपको HCF ना पता हो तो आप ये भी तो कर सकते हो कि ऐसे दो नंबर जिनमें से कुछ भी कॉमन ना निकलता हो, ऐसे नंबर्स जिनमें से कुछ भी कॉमन ना निकलता हो, वो सारे के सारे नंबर्स को प्राइम पॉसिबल है। जैसे फर्स्ट में आपको बोला है कि बोथ P एंड Q में बी प्राइम नंबर्स। तो मान लो कि आपको यहाँ पे दो नंबर दिए, एक नंबर आपको दिया P एंड एक नंबर यहाँ पे आपको दिया Q। अब मान लो कि ये P एंड Q वो दोनों ही नंबर, आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो। जैसे एक नंबर यहाँ पे प्राइम मैंने लिखा 5 एंड सेकंड Q की जगह पे कोई भी एक प्राइम नंबर मैंने लिखा 11। तो 5 एंड 11 में से कुछ भी आप कॉमन निकाल पाओगे। तो सिंपल लॉजिक है, नहीं 5 एंड 11 में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। इसका सिंपल लॉजिक इन दोनों का HCF कितना होगा, एक। तो ये 5 एंड 11 एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स है। ये फर्स्ट कंडीशन तो सही है। डन। सेकंड में आपको बोला है कि बोथ P एंड Q मे बी कंपोजिट नंबर्स, मतलब P एंड Q दोनों ही कंपोजिट होने चाहिए। तो चलो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कि P की जगह पे यहाँ पे मैं लेता हूँ 6 एंड Q की जगह पे यहाँ पे मान लो मैं लेता हूँ 9। अब 6 एंड 9 इन दोनों में से आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो। तो हाँ, आपने बोला कि 6 एंड 9 में से सर आप 3 कॉमन निकाल सकते हो, मतलब इन दोनों का HCF कितना होगा, 3 होगा। बट कंडीशन के अकॉर्डिंग HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 6 एंड 9 एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स नहीं है। बट यहाँ पे खाली आपने अभी 6 एंड 9 लिया है। मान लो कि आप और कोई भी नंबर ले लो। जैसे एक साइड में ले लो नंबर 21, एक साइड यहाँ पे मैं नंबर ले लूँ 21 एंड सेकंड मान लो कि यहाँ पे मैंने नंबर लिया 25। अब 21 भी कंपोजिट है, 25 भी कंपोजिट है। 21 25 दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं है। बट अगर आप 21 एंड 25 में से आप कुछ भी कॉमन निकालने की बस खाली कोशिश भी करोगे, तो 21 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 21 के फैक्टर्स होते हैं 7 3 एंड 25 के फैक्टर्स कौन से होते हैं 5 5 जा। तो ये दोनों भले ही कंपोजिट नंबर हो, बट इन दोनों में से कुछ भी आप कॉमन नहीं निकाल पाओगे। इसका सिंपल लॉजिक कि 21 एंड 25 एक दूसरे के को प्राइम नंबर थे। इन शॉर्ट, अगर कोई दो नंबर कंपोजिट नंबर हो फिर भी वो दो नंबर को प्राइम नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे ऑलवेज नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख के दिया आपको मे बी, तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो दोनों ही कंडीशन अपने पास है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डन। थर्ड, वन ऑफ P एंड Q मे बी प्राइम एंड द अदर इज कंपोजिट, मतलब P एंड Q दोनों में से कोई प्राइम होना चाहिए एंड बाकी जो बचा वो कंपोजिट होना चाहिए। तो सिंपल मान लो कि एक प्राइम नंबर आप यहाँ पे लिखते हो 5 एंड Q की जगह पे मान लो कि आपने यहाँ पे लिख दिया 12। तो ये कंपोजिट था एंड ये प्राइम था। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये 5 एंड 12 एक दूसरे के कौन से नंबर हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। मतलब ये तीनों ही कंडीशन में आपको को प्राइम नंबर मिल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 1 2 एंड 3 ये तीनों सही है। क्लियर। डन। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब क्या है, को प्राइम का मतलब क्या, नेक्स्ट ट्विन प्राइम का मतलब क्या होगा, उसके बाद कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होगा, 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स हो गए, 1 to 50 में कितने प्राइम्स हो गए। सेकंड की को प्राइम में बस खाली ऐसा नहीं कि प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, और कोई भी नंबर्स हो तो भी वो को प्राइम हो सकता है। ये सब कुछ आप अगर क्लास में डिटेल में पढ़े हो तभी आपको पता चलेगा। बाकी बुक्स में ऐसी डिटेल में कोई भी चीज़ लिखी नहीं होती है, एंड अगर लिखी भी हो तो आप उसे अच्छे से समझ नहीं सकोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अलग अलग आपके पास चार ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। करो, क्या मिलेगा आंसर।
पहले मैं आपको बोला कि द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाय 2। करते चलो सॉल्व। द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 2, दो से बड़े आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो। जैसे मान लो कि यहाँ पे रैंडमली एक प्राइम नंबर लिया 11 एंड रैंडमली और कोई भी एक प्राइम नंबर लिया 29। ये दोनों ही प्राइम नंबर थे एंड दो से बड़े प्राइम नंबर थे। आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 29 माइनस 11 आंसर कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। मतलब ऑलवेज ये दो से डिविजिबल होगा। ये आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? तो एक चीज समझना कि अपने पास प्राइम नंबर इसमें बस खाली एक नंबर ऐसा था जो था 2, जो एक प्राइम नंबर भी था एंड एक इवन नंबर भी था। प्राइम नंबर भी था प्लस एक इवन नंबर भी था। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स बचे, अब 3 लो, 5, फिर 7 अप टू आगे आप जितने भी नंबर जाओगे वो सारे के सारे नंबर कैसे होंगे? ऑड नंबर होंगे। एंड ये कंडीशन में आपको बोला क्या है? ये कंडीशन में आपको ये बोला है कि 2 को छोड़ के आप कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हो, तो बाकी नंबर सब ऑड ही तो होने वाले। एंड अगर आप एक ऑड नंबर में से ऑड नंबर को घटाओगे, एक ऑड नंबर में से ऑड नंबर को घटाओगे तो ऑलवेज आपको आंसर क्या मिलेगा? ऑलवेज आपको आंसर इवन मिलेगा। ये सिंपल कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आप एक ऑड नंबर लिखो 23 एंड उसके बाद अगेन एक प्राइम नंबर लिखो जो ऑड भी हो, तो मान लो कि आपने यहाँ पे लिखा 7 एंड अगर आप 23 में से 7 को माइनस करोगे तो 23 माइनस 3 20, 20 में से आप 4 घटाओ तो आंसर कितना मिलेगा? 16। तो आंसर ऑलवेज आपको इवन नंबर ही मिलेगा एंड कोई भी इवन नंबर ऑलवेज 2 से डिविजिबल तो होगा ही। तो अपना जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था वो सही था, राइट था। डन? समझना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। फॉर टू डिफरेंट इंटीजर्स m n and a prime number p, if p divides the product m into n, then p divides either m or n। फॉर टू डिफरेंट इंटीजर्स m and n, मतलब मान लो कि आप m and n की जगह पे कोई भी वैल्यू ले लो। कंडीशन क्या बोलिए? एंड एक प्राइम नंबर आपको लेना है p। तो मान लो कि एक कोई भी प्राइम नंबर यहाँ पे मैंने लिया 7। डन? इफ p डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू n, ऊपर आपको ऐसी कोई वैल्यू लेनी है, ऐसे कोई भी दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई 7 से डिविजिबल हो। तो आप कोई भी नंबर ले लो ना। अब 7 से डिविजिबल मतलब कौन कौन से नंबर पॉसिबल है? 7, 14, 21, 28, 35, ऐसे सारे नंबर्स पॉसिबल है। डन? चलो हमने यहाँ पे लिखा 7 से डिविजिबल मतलब कि 7 5 जा 35। तो ये जो भी 35 था वो 7 से डिवाइड होगा। तो इसका सिंपल लॉजिक ये नहीं बनेगा कि a एंड b, मतलब यहाँ पे आपने लिखा m एंड n, जो भी दो नंबर का मल्टीप्लाई किया वो अगर 7 से डिविजिबल हो तो इन दोनों में से कोई भी एक नंबर 7 से कट होना चाहिए। आप कोई भी नंबर लो जो 7 से डिविजिबल हो। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे ले लिया 42, तो 42 को आप ऐसे लिख सकते हो 14 3 जा 42, या तो 7 6 जा 42। बट अगर इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो इन दोनों में से कोई भी एक नंबर ऑलवेज 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। आई होप कि ये आप समझ लो, बाकी ये थोड़ा समझने में हार्ड। देन कोई भी एक प्राइम नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो उसका एक फैक्टर वो प्राइम नंबर खुद होगा ही होगा। सिंपल लॉजिक। मतलब बी भी सही था। थर्ड आपको बोला है कि इफ अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6n माइनस 1, n बीइंग अ नेचुरल नंबर, देन इट इज अ प्राइम नंबर। मतलब अगर कोई भी नंबर 6n माइनस 1 के फॉर्म में होगा तो वो ऑलवेज एक प्राइम नंबर होगा। डन? बट n की वैल्यू आप क्या लिखोगे? n की वैल्यू आप लिखोगे कोई भी एक नेचुरल नंबर। तो चलो करते हैं यहाँ पे 6n माइनस 1 था ना, तो n की जगह पे आप कोई भी नेचुरल नंबर काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप रख सकते हो। चलो n की जगह पे 1 रखा, फिर n की जगह पे यहाँ पे 2 लिख दिया, n की जगह पे लिखा 3, फिर यहाँ पे लिखा n की जगह पे 4, फिर यहाँ पे लिखा n की जगह पे 5। डन? बाकी आगे आप बहुत कुछ कर सकते हो बट खाली आंसर्स देख लो। 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 5, 6 2 जा 12 माइनस 1 11, 6 3 जा 18 माइनस 1 17, 6 4 जा 24 माइनस 1 23, 6 5 जा 30 माइनस 1 29। सेकेंड यहाँ पे आप लिखो 6,
मान लो कि n की जगह पे आपने लिखा 6, उसके बाद यहाँ पे आपने लिखा 7, नेक्स्ट आपने लिखा 8, तो ये हर एक कंडीशन में -1 -1 -1 करोगे तो 36 -1 35, 42 -1 41, 48 -1 47। सेम एज आगे सब में यहाँ पे डिफरेंस कितना था, तो सब में डिफरेंस 6 का ही तो था, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 53, फिर आपको मिलेगा 59, फिर आपको मिलेगा 65, फिर आपको मिलेगा 71, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे 77, ऐसे नंबर्स अलग अलग मिलेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6n-1, कोई भी नंबर जो 6n-1 के फॉर्म में होगा, मतलब 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 ऐसे नंबर्स, वो ऑलवेज कैसे नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स होगी। तो यहाँ पे आपने देखा ये 5, 11, 70, 23, 29, 41, 47, 53, 59 एंड 71, इतने नंबर्स जो मिले ये 10-12 नंबर्स में से, वो अपने पास प्राइम नंबर थे, बट इसमें बहुत कुछ अपने को कंपोजिट नंबर भी मिले। जैसे ये 35 प्राइम नंबर नहीं है, सेम एज ये 77 ये भी अपने पास एक प्राइम नंबर नहीं था, सेम एज 65 ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो सिंपल लॉजिक क्या बना कि हर एक नंबर जो 6n-1 के फॉर्म में होगा वो ऑलवेज एक प्राइम नंबर होगा, ये आप बोल नहीं सकते। डन। तो ये थर्ड वाला जो भी स्टेटमेंट था वो गलत था, देख लेना, ये थर्ड स्टेटमेंट था वो गलत था कि कोई भी नंबर जो 6n-1 के फॉर्म में होगा वो ऑलवेज एक प्राइम नंबर होगा, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ बट ये आप बोल सकते हो कि कोई भी प्राइम नंबर जैसे 5, 11, 17, 23 कोई भी प्राइम नंबर ऑलवेज 6n-1 के फॉर्म में होगा। डन। ये अगर स्टेटमेंट रिवर्स लिखा होता तो सही होता, समझना, कंफ्यूज मत होना। अगर ये स्टेटमेंट ऐसे लिखा होता कि कोई भी नंबर 6n-1 के फॉर्म में है तो वो ऑलवेज प्राइम नंबर है, तो ये गलत है। बट अगर रिवर्स लिखा होता कि कोई भी प्राइम नंबर ऑलवेज 6n-1 के फॉर्म में होता है, हाँ तो वो सही है, बिकॉज आपने यहाँ पे जितने भी नंबर्स देखे ये सारे के सारे नंबर्स ऑलवेज 6n-1 के फॉर्म में ही तो है। देन बाकी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हर एक नंबर्स, जैसे यहाँ पे आप 3 लिखोगे तो 3 6n-1 नहीं होगा, आप 2 लिखोगे तो 2 6n-1 नहीं होगा, आप 19 लिखोगे प्राइम नंबर में तो वो 6n-1 नहीं होगा। बट जितने भी प्राइम नंबर्स थे वो ऑलवेज 6n-1 के फॉर्म में पॉसिबल है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अच्छा क्वेश्चन ये। चलो नेक्स्ट, देयर इज ओनली वन सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स सच दैट देयर इज अ गैप ऑफ 2 बिटवीन द एडजेसेंट प्राइम नंबर्स, मतलब ऐसे कोई भी 3 एडजेसेंट नंबर्स उनके बीच में डिफरेंस 2 होना चाहिए, ऐसे अपने को बस खाली एक सेट मिलता है, बट नंबर्स कितने होने चाहिए, टोटल 3। तो सिंपल कंडीशन यहाँ पे आगे हमने लिखा था टोटल प्राइम नंबर्स, उसे में काउंट करते हैं। यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखे, जैसे मान लो ये 3 और 5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से, चलो उसे स्लाइड में लिखता हूँ ताकि आपको पता चले। मान लो कि यहाँ पे मैंने अलग अलग प्राइम नंबर्स लिखे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, कंटिन्यू। अब आपको ये बोला है कि कोई भी 3 नंबर आपको ऐसे लेने हैं जिनके बीच में डिफरेंस 2 का हो, जैसे 3 + 2 5 एंड 5 + 2 7। तो ये तीनों नंबर में डिफरेंस कितना था, 2 का डिफरेंस था। इसमें अब आगे काउंट करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4, उसके बाद 2, नेक्स्ट 4, 2, 4, अगेन यहाँ पे आप लिखोगे 29, तो डिफरेंस 6, यहाँ पे आप लिखोगे 31, डिफरेंस 2। तो कंटिन्यू 2-2 का डिफरेंस मिले, ऐसा सेट अगर आपको 3 नंबर्स का बनाना हो तो ऑलवेज आपको एक ही मिल सकता है, वो सेट कौन सा होगा, 3, 5 एंड 7। तो याद रखना अच्छे से कॉन्सेप्ट कि ऐसे कोई भी 3 प्राइम नंबर्स बाजू बाजू वाले, उनमें डिफरेंस ऑलवेज 2 का होगा, ऐसा आपको बस खाली एक ही सेट मिलेगा, तो वो आपका ऑप्शन बना डी। एंड जो ये क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या होगा, सी। क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो सी वाला स्टेटमेंट था वो गलत था। डन। एंड इसमें आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ नंबर्स आर नॉट को प्राइम।
को प्राइम नंबर्स कौन कौन से नहीं होते, जैसे यहाँ पे लिखा है कि एनी टू प्राइम नंबर्स। अब मान लो कोई भी दो प्राइम नंबर होंगे तो वो ऑलवेज प्राइम तो होने ही वाले। एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का मतलब कि मान लो एक नंबर आपने यहाँ पे लिखा 12 एंड बाकी एक नंबर आपने यहाँ पे लिखा 14। अब 12 एंड 14 में से कोई भी दो इवन नंबर में से ऑलवेज आप दो कॉमन निकाल सकते हो। मतलब कोई भी दो इवन नंबर का HCF कितना मिलेगा, दो ही तो मिलेगा। बट को प्राइम होने के लिए आपको HCF कितना चाहिए, आपको HCF ऑलवेज एक चाहिए। तो इसका सिंपल लॉजिक कि आपका आंसर आपको मिला एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ये कभी भी को प्राइम पॉसिबल नहीं है। बाकी आप कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, ये भी पॉसिबल है। एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर मतलब आप एक नंबर लो यहाँ पे 10, सेकंड नंबर ले लो 11, ये भी को प्राइम हो गए। एनी टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मतलब मान लो एक ऑड नंबर आपने यहाँ पे लिया 13, सेकंड एक ऑड नंबर लिया आपने 15, ये दोनों भी तो को प्राइम है। बट कोई भी दो इवन नंबर कभी को प्राइम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। डन। चलो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 7, if the sum of all prime numbers is x, that of all the odd prime numbers is y, then what is the value of x minus y। अब इसका आंसर सिंपल है, आंसर आपको मिलेगा 2। बिकॉज आपके पास जो भी प्राइम नंबर्स थे वो इस तरीके से थे 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू इनफाइनाइट। आप सारे प्राइम नंबर्स का टोटल निकालो, इसको आप नाम दो x, एंड बस खाली ऑड नंबर्स थे उनका आप टोटल निकालो, इसको आपने नाम दिया y। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये बाकी जो नंबर बचा वही तो होगा। तो अपने पास एक ही तो इवन नंबर था जो प्राइम था एंड वो नंबर था 2। तो आप x माइनस वाई करोगे सारे प्राइम नंबर्स एंड उसके बाद जितने भी अपने पास ऑड नंबर्स थे सबका डिफरेंस निकालोगे तो आंसर मिलेगा 2। डन, ये तो सिंपल था बट लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है। चलो नंबर 7 के बाद नंबर 8, all odd prime numbers up to 110 are multiplied together, what is the unit digit in this product। इसमें थोड़े आप कंफ्यूज हो गए कि इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व होते। 110 तक जितने भी प्राइम नंबर्स थे, 1 से लेके 100 तक तो अपने पास 25 तो थे ही। उसमें से अगर आप इवन नंबर को निकाल दो, सारे ऑड नंबर्स काउंट करो तो भी 1 से 100 में 24 तो बने ना, फिर 110 में और हो गए। तो इन सबका आपको मल्टीप्लाई करना है एंड मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट क्या मिलेगा वो आपको बताना है। बट बेसिक से तो ये पॉसिबल है नहीं, आपको कोई ना कोई ट्रिक पता होनी चाहिए। बस खाली आपको ऑड प्राइम नंबर लिखने थे तो लिख दो यहाँ पे, 2 को छोड़ के 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अप टू 110 तक आप जाओगे तो आपको बहुत सारे प्राइम नंबर्स मिलेंगे। बट कंडीशन समझना, आपको बस खाली चाहिए यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट में डिजिट क्या होगा वही आपको पता करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 5 जा 15, 15 7 जा 15 7 जा 105, सही है। 105 इंटू 11, तो 105 इंटू 11 करना हो तो 1050 प्लस 105, आंसर क्या मिलेगा 5 5 1 एंड 1, आपको आंसर मिला 1155। अब आप एक कंडीशन सोचना कि अगर मान लो कि मल्टीप्लाई में बस खाली कोई एक नंबर के यूनिट डिजिट में आपको अगर 5 मिला तो 5 को आप कोई भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आंसर में ऑलवेज आपको 5 ही तो मिलने वाला है लास्ट में। जैसे मान लो कि ये 5 था, 5 3 जा 15, अगेन आपको 5 मिलेगा यूनिट में, 5 इंटू 7 35, उसमें भी 5 मिला। मान लो कि वो 5 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो तो 5 9 जा 45। तो आगे आप जितने भी नंबर्स लोगे वो सारे नंबर्स कैसे होने वाले, ऑड नंबर्स। एंड आप कोई भी ऑड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर में ऑलवेज आपको यूनिट डिजिट में 5 ही मिलेगा। तो इसका आंसर सिंपल है ऑप्शन सी। डन, क्लियर। चलो बढ़े आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15, 0 से लेके 50 तक टोटल प्राइम नंबर्स कितने। तो आप बोलोगे 0 से लेके 50 तक टोटल प्राइम नंबर 15, वहां पे काउंट किए ही थे 15 ही थे ना, हाँ। एंड n is the number of prime number between 50 and 100, then what is m minus n equal to। देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको एक सिंपल चीज बोली थी कि आप 1 to 100 काउंट करो कि 0 to 100 काउंट करो, दोनों सही है। बट 1 to 100 में टोटल प्राइम नंबर्स कितने थे, 25 थे। उसमें भी बस अब काउंट करो 1 to 50, तो 1 to 50 में प्राइम नंबर्स कितने थे 15। तो बाकी बचा क्या,
बाकी बचा आपके पास 50 एंड 100। बिटवीन 50 एंड 100 टोटल प्राइम नंबर्स कितने हो गए? 15 में से 25 माइनस कर दो, सॉरी 25 में से आप 15 माइनस कर दो तो 10 बचेगे ना। अब क्वेश्चन में इन दोनों का आपको डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस सिंपल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देख लो, अपना आंसर ऑप्शन बी। तो एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको खाली एक नंबर के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि डे 1 की जो भी शीट थी वो शीट में प्राइम नंबर का पोस्टमार्टम कर दिया, कि प्राइम नंबर से जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल है, जितने भी लॉजिक पॉसिबल है, वो सारे लॉजिक यहाँ पे आपने पढ़ लिए। तो इसके बाद मान लो कि सी सेट के पेपर में या तो कोई भी मॉक टेस्ट में या तो कोई भी क्लास में आपको प्राइम नंबर के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप लॉजिक तो लगा सकते हो। आंसर आए ना आए वो अलग बात है, बट आप ऐसे चुपचाप बैठोगे नहीं, बिकॉज आपके दिमाग में प्राइम नंबर का मतलब क्या है वो क्लियर है। डन। 1 से 100 तक 25 थे, 1 से 50 में 15, एंड 50 से 100 तक 10। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है आपको m-n, तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। x, y and z are prime numbers and x plus y plus z is equal to 38. What is the maximum value of x? x की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है वो आपको बोला है। ऐसे कोई भी 3 प्राइम नंबर जिनका टोटल 38 मिले, ऐसे कोई भी 3 प्राइम नंबर जिनका टोटल 38 मिले, तो x की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल क्या है। अलग अलग आपके पास 4 ऑप्शंस थे, बट ऑप्शंस नहीं देखने, बेसिक से ही करते हैं। जैसे टोटल आपको 38 चाहिए, तो इन शॉर्ट कि जो भी प्राइम नंबर्स थे आप x की जगह पे लोगे या तो y की जगह पे लोगे या तो z की जगह पे लोगे, वो ऑलवेज 38 से कम होने चाहिए। डन। तभी तो तीनों नंबर का टोटल 38 मिलेगा। तो बस खाली यहाँ पे 38 तक प्राइम नंबर्स लिखते देखने के लिए कि क्या बन सकता है। 2, 3, 5, 7, 11, नेक्स्ट 13, 19, 23, 29, 31, नेक्स्ट 37, इतना रखते हैं। डन। ये अपने पास प्राइम नंबर थे। अब इन जितने भी प्राइम नंबर्स थे आपके पास, उसमें से कोई भी 3 नंबर आपको ऐसे चूज करने हैं जिनका टोटल 38 मिले, बट एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल होगी वो आपको निकालना है। चलो यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू में 37 लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एक्स की जगह पे 37 लोगे ना, तो वाई एंड जेड इन दोनों का टोटल 1 आना चाहिए, बिकॉज आपको टोटल कितना करना है 38, एंड वाई एंड जेड 1 मिले ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। डन। तो 37 तो अपना आंसर नहीं है। चलो मान लो कि 31 को आप कंसिडर करो कि x की जगह पे आप 31 ले लो। अब 31 के बाद बचा कितना? बचा आपके पास 7। क्या ऐसे कोई 2 प्राइम नंबर आपके पास है जिनका टोटल 7 आता हो? तो आप सिंपल बोलोगे यस सर, अपने पास एक प्राइम नंबर था 2 और एक प्राइम नंबर अपने पास था 5। तो 31 प्लस 2 33 प्लस 5 38 हो जाएगा। तो इसका सिंपल लॉजिक कि 31 अगर अपने ऑप्शन में होगा तो अपना आंसर 31 करेक्ट है, एंड अपना ऑप्शन सी यहाँ पे लिखा है 31। 31 इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी पॉसिबल है। बाकी एक्स की जगह पे आप 29 लोगे तो भी आंसर मिलेगा, 23 लोगे तो भी मिलेगा, 19 लोगे तो भी मिलेगा, बट इन सब में मैक्सिमम कौन सी पॉसिबल है? 31 पॉसिबल है, जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्लियर कर दी। डन। तो ये जो भी 10 क्वेश्चन थे वो टाइप ऑफ नंबर्स, उसमें भी मेनली प्राइम नंबर्स के ऊपर थे। आई होप कि ये जो भी टॉपिक था वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर कट बैठ चुका होगा। बाकी ये अपना था डे 1 का सॉल्यूशन, एंड डे 2 का सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा। बट सिंपल एक चीज़ याद रखना कि सॉल्यूशन आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे मान लो आप ये मत सोचना कि आज आपको शीट मिली तो आज की आज आपको सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन के लिए 1 या 2 दिन आपको वेट करना पड़ सकता है, बट जो शीट होगी वो शीट आपको डेली लेनी पड़ेगी। डेली आपको आपके व्हाट्सएप में या तो टेलीग्राम ग्रुप में सुबह के टाइम पे मैसेज आ जाएगा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ या तो टेलीग्राम में जाओ, वहाँ से आपकी शीट डाउनलोड करो। आप क्लास में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो वो डजेंट मैटर, किसके साथ पढ़े हो वो भी कोई ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं रखता। बट सिंपल कि अगर आप ये जितने भी शीट थी वो शीट सॉल्व करते रहोगे, साथ में जितने भी सॉल्यूशंस मिले वो सॉल्यूशन करते रहोगे, तो आपका सी सेट, भले ही आपको कुछ भी ना आता हो फिर भी आप बहुत कुछ सीख जाओगे। डन। तो चलो लेक्चर 1 डे 1 का सॉल्यूशन करते यहाँ पे खत्म। बाकी इसके आगे सेकंड लेक्चर में मिलेंगे डे 2 का सॉल्यूशन। क्लियर? चलो मिलते हैं। थैंक यू क्लास।